हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने अपना रेस्पिरेशन टॉपिक स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, जहाँ से हमने पिछली क्लास छोड़ी है। आज हम वहीं से बातें कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले थोड़ी सी बातें रिकॉल कर लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? सबसे पहला सवाल, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स का ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाता है। साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक वेस्ट गैस और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। दिस रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। या आसान शब्दों में कहा जाए तो फूड से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। हमने देखा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क होता है। ब्रीद मतलब होता है जस्ट सांस लेना, एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर छोड़ना, दिस इज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन में ये रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन में सेलुलर लेवल पर ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। ब्रीदिंग में सिर्फ ऊपर ऊपर से, जैसे कि मान लो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्या होता है, जो हमारी नोज है, हमारी नोज से एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है। हमारी नोज से एयर एंटर करती है, हम इनहेलेशन करते हैं ना, नोज से एयर अंदर जाती है। फिर आगे जाके पाइप है यहाँ पर एक, वो हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में। तो ये एयर अंदर जाती रहती है, इवेंचुअली ये लंग्स में चली जाती है। ये नोज से होते होते एयर कहाँ जाती है? लंग्स में। और लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स के पास ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ऐसे लंग्स के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स घूम रहे हैं। तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन हमारे ब्लड में बैठ जाती है और ब्लड इस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचा देता है ना। ऐसा ही होता था ना, हमने पढ़ा था, हर एक सेल तक ऑक्सीजन ब्लड पहुंचा देता है। सेल के पास ग्लूकोज पहले से था, ये कहाँ से आया? हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में पढ़ा था। हमारा खाना जो है वो टूटा है और उस खाने को भी ब्लड ने ही हर एक सेल तक पहुंचाया है। तो सेल के पास ग्लूकोज ऑलरेडी है। अभी नोज से होते होते, लंग्स से होते होते ब्लड में बैठकर सेल के पास क्या आया? ऑक्सीजन आया। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और एनर्जी बनाएगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलेगा। अब ये तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में बैठेगी। जो ब्लड अभी अभी ऑक्सीजन को छोड़ने आया है, वही कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से नोज के थ्रू होते हुए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दो तरह से चीज़ें हो रही हैं। देखो, एक तो यहाँ पर एक्सटर्नल लेवल पर नोज से एयर अंदर आ रही है, ऑक्सीजन वाली एयर नोज से अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर नोज से बाहर जा रही है। एक तो ये हो रहा है ऊपर ऊपर से, और एक सेल के लेवल पर हो रहा है कि सेल के पास ऑक्सीजन आ रही है, ये एनर्जी बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, H2O बना रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के लंग्स की तरफ जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल बाहरी वाला प्रोसेस, सिर्फ ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बाहर निकालना, दिस प्रोसेस इज ब्रीदिंग। और जहाँ पे ये बायोकेमिकल प्रोसेस, ये रिएक्शन जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है ना, ये सेल के अंदर वाला ये जो रिएक्शन वाला प्रोसेस है, दिस इज रेस्पिरेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ये फर्क होता है। ब्रीदिंग मतलब कि ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर लेना, फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन वाली एयर ब्लड में बैठकर कहाँ जाती है? हमारे सेल्स के पास। सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वो ब्लड लेकर आ जाता है और बॉडी से बाहर। तो ये जो प्रोसेस है कि ऑक्सीजन वाली एयर अंदर आई और कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस बाहर गई, दिस इज ब्रीदिंग। और सेलुलर लेवल पे जो रिएक्शन हो रहे हैं वो रेस्पिरेशन है। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था कि ये जो एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान निकलती है, इसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? तो हमारी बॉडी इस एनर्जी को ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करती है। फिर हमने देखा था हर बार रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी डिराइव कर लेते हैं। दो प्रकार से ग्रुप बने थे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का और एक एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक यानी कि एयर की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता था, और एरोबिक यानी एयर की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता था। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। फिर हमने देखा था प्लांट्स में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है ना, पढ़ लिया हमने वो सब डिटेल में। आज हम देखेंगे अमीबा, अर्थवॉर्म, फिश और ह्यूमन बींग्स, इनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा। हम सबसे पहले देखेंगे कि अमीबा की बॉडी में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि अमीबा की बॉडी में फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होता है, कैसे अमीबा की बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, हेडिंग डालो रेस्पिरेशन इन अमीबा। अभी तक हमें रेस्पिरेशन का मतलब एकदम क्लियर है। रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी बनना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अमीबा में कैसे रिएक्ट करके एनर्जी बनाता है। तो अमीबा एक इरेगुलरली शेप्ड सेल है ना। इस सेल के बीच में एक न्यूक्लियस भी होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स अमीबा की बॉडी में एक सिंगल सेल होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है। अब अमीबा जिस माहौल में है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो मान लो ये वाला अमीबा, ये जो अमीबा है ये पानी के बीच में है, फ्रेश वाटर में है। आपको पता है वाटर में थोड़ी सी ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, वाटर में ऑक्सीजन घुली रहती है। ये अमीबा पानी में है मान लो, और यहाँ पर ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है पानी में। अमीबा चूंकि एक ही सेल है, एक सिंगल सेल है, ऑक्सीजन बहुत आराम से इसकी बॉडी में एंटर कर सकती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन आई होप आप सभी को पता होगा। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो आसपास जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, अमीबा की बॉडी में ऑक्सीजन कम है, तो ये ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अमीबा की बॉडी में चली जाएगी। अमीबा की बॉडी में ये जो इस सेल के बाहर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, इस सेल मेम्ब्रेन को पार करके ये ऑक्सीजन आराम से अमीबा की बॉडी में एंटर कर जाएगी। जैसे ही अमीबा की बॉडी में ऑक्सीजन गई, इसकी बॉडी में फूड का वैक्यूल बन जाता था। एक हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, अमीबा ने जो भी खाना खाया यहाँ पर होता है वो फूड वैक्यूल। यहाँ पर फूड के पार्टिकल्स मान लो प्रेजेंट है, तो ये खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये फूड, दिस फूड विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एटीपी यानी कि एनर्जी। और इस एनर्जी से अमीबा के सारे फंक्शन होंगे, जैसे कि मूवमेंट है ना, जैसे कि और भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाना है, ये सारे काम इस एटीपी एनर्जी के थ्रू हो जाएंगे। तो अमीबा की बॉडी में रेस्पिरेशन इस प्रकार से होता है। अमीबा की बॉडी में ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के मदद से एंटर कर जाती है। क्योंकि ये एक ही सेल है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हमारी ऑक्सीजन को इसकी बॉडी में एंटर करने के लिए, कहीं और ऑक्सीजन को पहुंचाना नहीं है, क्योंकि एक ही सेल है, यही सब काम कर देगा। जैसे ही ऑक्सीजन बाहर थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इस सेल मेम्ब्रेन को पार करते हुए ऑक्सीजन अमीबा की बॉडी में पहुंच गई। अब आराम से जो भी होना है, ऑक्सीडेशन वो सब हो जाएगा, अमीबा को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अमीबा की बॉडी में तो एक ही सेल प्रेजेंट होता है, इसलिए आराम से डिफ्यूजन हो गया। अब उन ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है। मान लो अर्थवॉर्म है, ये तो अमीबा की बात हो गई। अब अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म इज़ नॉट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अर्थवॉर्म की बॉडी में मल्टीपल सेल्स होते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, इसकी बॉडी में कैसे ऑक्सीजन एंटर करेगी। देखो, अब यहाँ पर डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा चीज़ चाहिए जो ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठाकर हर एक सेल तक पहुँचा सके, क्योंकि ये एक ही सेल था, इसमें आराम से ऑक्सीजन एंटर कर पाएगी, छोटा सा ही डिस्टेंस ऑक्सीजन को कवर करना है। अब चूंकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म, काफ़ी बड़ा होता है, तो हर एक सेल से सेल डिफ्यूजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अर्थवॉर्म की बॉडी में क्या होता है,
इसकी जो स्किन होती है ना, अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है, इससे गैशियस एक्सचेंज होता है। अर्थवॉर्म की स्किन से क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज। यहाँ पर जैसे अमीबा की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा था ना ये सारा गैस वैस का चेंज, ये जो ऑक्सीजन अंदर आई फिर एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। वैसे ही अर्थवॉर्म में उसकी स्किन करती है ये सब गैशियस एक्सचेंज वाला काम। जैसे मान लो ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, इसकी ये जो स्किन है ना, बाहर वाली स्किन, ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसकी स्किन से होते हुए ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसकी बॉडी में जाएंगे। इसकी बॉडी में यहाँ पर ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा, ये ब्लड इस ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठा के हर एक सेल तक पहुँचाएगा। फिर अर्थवॉर्म के हर एक सेल में क्या क्या हो गया, खाना तो इसने खाया होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, ऑक्सीजन चले गए इसकी बॉडी में, क्या बनेगा? एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हर एक सेल के पास बनी होगी, तो ब्लड में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बैठकर स्किन के पास जाएगी और स्किन से ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। इस तरह से अर्थवॉर्म की बॉडी में गैशियस एक्सचेंज होता है। इस तरह से रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है अर्थवॉर्म की बॉडी में। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन उसकी स्किन के थ्रू होता है। उसकी स्किन मॉइस्ट सी होती है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, तो उसकी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है। अर्थवॉर्म और लीच, जो लीच होती है ना, उसकी बॉडी में भी सेम फंक्शन होगा। उसकी बॉडी में भी सेम स्किन के थ्रू ही गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अमीबा और अर्थवॉर्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है ये हमें समझ आ गया। अब हम देखेंगे कि फिश में कैसा रेस्पिरेशन होता है। फिश में मामला थोड़ा अलग होता है। देखते हैं रेस्पिरेशन इन फिश, कि फिश की बॉडी में किस प्रकार से ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन इन फिश। अब यार फिश के पास कोई भी एज सच हमारी तरह लंग्स वंग्स नहीं होते। फिश के पास होते हैं गिल्स, और इन गिल्स से ही सारा गैशियस एक्सचेंज होता है। मान लो ये फिश है कोई, ठीक, ऐसी सुंदर सी फिश हमारी, तो फिश के यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज गिल्स। मान लो इस फिश ने ऐसे मुंह खोला हुआ है, ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर गिल्स। फिश की बॉडी में गिल्स के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। इस यहाँ पे जो गिल्स है ना, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स में बहुत सारा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे 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 ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं गिल्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, देखो फिशेस के पास ये एबिलिटी है कि पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है ये उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पानी में ही रहती हैं फिशेस। पानी में कुछ ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, ये उस पानी वाली ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। कैसे? फिश अपना मुंह खोलती है, ठीक, इसके मुंह से पानी इसकी बॉडी में एंटर करता है। ये पानी पहुंच जाता है गिल्स में। गिल्स एक्चुअली में उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। गिल्स स्लिट होता है, एक खाली सा स्पेस ऐसे कटा हुआ यहाँ से, और इसके ऊपर गिल कवर्स होते हैं। ऐसे तुम्हें दिखेंगे नहीं, ध्यान से अगर देखोगे तो ही समझ आएगा। इसके ऊपर कवर होते हैं, पर इतना स्पेस होता है कि आराम से जो भी ये चीज़ मूव हो जाए। तो मुंह से इसकी बॉडी में पानी जाएगा, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है। जब गिल्स में ये पानी पहुंच जाएगा तो गिल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है ये ब्लड वेसल्स में पहुंचेगी और फिश के हर एक पार्ट तक जाएगी। क्या बोला मैंने? फिश की बॉडी में माउथ से पानी एंटर करेगा, फिर ये पानी गिल्स तक जाएगा। गिल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो इन ब्लड वेसल्स में यानी कि ब्लड में बैठकर फिश के हर एक पार्ट तक चली जाएगी। फिर फिश के हर एक सेल में क्या होगा? फिर वही कहानी, ग्लूकोज विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू फॉर्म एटीपी अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड वापस से पूरी बॉडी से कलेक्ट कर कहाँ पर लेकर आएगा? गिल्स के पास, और इन गिल्स से ही सारा पानी भी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाएगी हमारे वाटर में। इज दैट क्लियर? तो फिशेस में
गिल्स के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन वाली प्रक्रिया होती है। इतनी बात क्लियर है। अब हम सबसे आखिरी बात करेंगे, ह्यूमंस में क्या होता है। ह्यूमंस की बॉडी में क्या होता है भाई, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जिनका स्ट्रक्चर होता है। भगवान जी ने हमें 2 लंग्स दिए हैं गैशियस एक्सचेंज करने के लिए। ह्यूमंस में लंग्स के थ्रू ये सारा गैशियस एक्सचेंज होता है। जैसे अर्थवॉर्म में स्किन थी, है ना, फिशेज में गिल्स थे, अमीबा में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो जाता था काम, वैसे ही ह्यूमंस की बॉडी में लंग्स के थ्रू ये सारा काम होता है। अब हम बड़े डिटेल में समझने वाले हैं कि ये कैसे होता है मामला। पहले एक रफ डायग्राम से समझेंगे, फिर उसका प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, हमारे नोज से एयर जो है वो एंटर करती है हमारी बॉडी में। ये एयर जाती है हमारे लंग्स तक। लंग्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है लंग्स में। तो लंग्स से ब्लड वेसल्स में ये जो एयर आई है, यहाँ से ऑक्सीजन सिर्फ ब्लड वेसल्स में मूव होगी। ब्लड वेसल्स में ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को लेकर जाएगा बॉडी के हर एक सेल तक, है ना। हर एक सेल में पहले से क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। कहाँ से आया, डाइजेस्टिव सिस्टम का यही काम था कि हर एक सेल को ग्लूकोज देना। डाइजेस्टिव सिस्टम ने पहले से हर एक सेल को ग्लूकोज दे के रखा था। ग्लूकोज सेल के पास है, ये ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन वाली एयर। नाउ दिस ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी एनर्जी along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। अगर इसकी एक्यूमुलेशन बॉडी में हो जाएगी तो बहुत हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी ब्लड में बैठती है, ब्लड वापस इसको लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से नोज के थ्रू बाहर। इस तरह से हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज होता है। तो गैशियस एक्सचेंज का ये जो मेन ऑर्गन है दिस इज लंग, क्योंकि यहीं पर ऑक्सीजन का मिलान ब्लड वेसल्स से होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज होता है। देखो अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो इस प्रकार से हमारा बॉडी होता है कुछ, हमारा नोज है ये, ठीक है, ओके, ठीक। ऐसे ही होता है सबका बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, ठीक है। दिस इज योर नोज। नोज में होते हैं कुछ छेद, 2 छेद होते हैं ना आपकी नाक में। इन छेदों के थ्रू ही जो एयर है वो आपकी बॉडी में एंटर करती है। इन होल्स को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही एयर आपकी बॉडी में एंटर करती है। ये जो नोज है इसके ऊपर काफ़ी सारा खाली स्पेस है, आपकी नाक के ऊपर काफ़ी सारा खाली स्पेस है। आपके जो माउथ है यहाँ पर भी काफ़ी सारा खाली स्पेस है, कुछ इस प्रकार से। माउथ में भी बहुत सारा खाली स्पेस है। दिस स्पेस इज बेसिकली नोन एज कैविटी, ठीक है। खाली स्पेस को हम साइंस के लैंग्वेज में कैविटी कहते हैं। तो दिस इज कैविटी ऑफ नोज, हेंस इट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। नाक के ऊपर का जो खाली स्पेस है दिस इज नोन एज नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी ये है, ये खाली स्पेस नाक का और ये खाली स्पेस मुंह का। इन दोनों के बीच में एक बोनी सा स्ट्रक्चर होता है। दीज बोथ कैविटीज आर सेपरेटेड बाय अ बोनी पैलेट, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक बोनी पैलेट होता है जिससे दोनों ही कैविटीज को सेपरेट किया जाता है, ठीक। ये माउथ वाली कैविटी को हम बक्कल कैविटी कहते हैं या फिर माउथ कैविटी भी कह सकते हो, ठीक है। नॉन्स्ट्रिल्स होते हैं, नॉन्स्ट्रिल्स के बाद नाक वाली कैविटी नेजल कैविटी, माउथ वाली कैविटी बक्कल कैविटी। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब ये कनेक्ट, तभी ऐसा होता है कि आप कभी पानी पीते हो और हंस जाते हो तो आपके नाक से पानी निकल जाता है, बिकॉज बोथ दीज कैविटीज आर कनेक्टेड, ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। चलो फिर आगे क्या होता है, ये नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी
दोनों मिलकर एक पाइप के थ्रू, मतलब एक पाइप से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड फैरिंग्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फैरिंग्स। इतनी बात समझ आई हमको? आगे जाके ये फैरिंग्स दो हिस्सों में टूट जाता है। आगे जाके ये फैरिंग्स दो हिस्सों में टूट जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका फूड पाइप वाला हिस्सा है। यहाँ से हमारी एलिमेंट्री कैनाल की कहानी शुरू होगी, पर हमें इसकी बात ही नहीं करनी है। हमें तो भाई लंग्स की बात करनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करनी है, तो हम इसकी बात ना करते हुए यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये जो पाइप है इसको हम फैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फैरिंग्स दो डिविजन्स में टूट जाता है। यहाँ पर दिस इज ट्रैकिया। अभी ये क्या बना रही हूँ अभी बताऊंगी। दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप में खाना जैसे जाता है, सिमिलरली विंड पाइप में क्या जाती है? विंड जाती है। ठीक है, इस ट्रैकिया से पहले यहाँ पर एक बॉक्स सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स। ठीक है, इसको ठीक है कुछ इस प्रकार से। ये फूड पाइप वाली बात हमें नहीं करनी थी, हम इधर देख रहे हैं लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया। नाउ दिस ट्रैकिया विल डिवाइड इनटू ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया दो ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई हैं इनसे अटैच है क्या? हमारे लंग्स। ठीक, ये कौन से ऑर्गन्स हो गए? ये हो गए हमारे लंग्स। ये जो ब्रोंकाई थे ये और डिविजन्स में टूट जाएंगे और छोटे छोटे सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बन जाएंगे। वैसे हम इनको ब्रोंकियोल्स कह देंगे। फिर इन ब्रोंकियोल्स के एंड पर ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वली या एल्वलाई। अब ये जो एल्वलाई हैं इनके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। हर एक एल्वलाई के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। अगर मैं एक एल्वलाई को बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से होगा। मान लो ये एक बलून लाइक एल्वलाई है। इस एल्वलाई के पास क्या है? यहाँ पर ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स। दिस इज अ ब्लड वेसल। तो ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वलाई होती हैं, सभी के पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब देखो मैकेनिज्म समझो ध्यान से। मैकेनिज्म समझो ध्यान से। क्या होता है? तुम्हारी नॉन्स्ट्रल्स से सांस अंदर जाती गई, सांस अंदर, नेजल कैविटी से होते होते, फैरिंग्स से होते होते ट्रैकिया में गई तुम्हारी सांस। ट्रैकिया में होते हैं रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स। क्यों होते हैं अभी बात करेंगे हम। रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर ये ट्रैकिया फर्दर ब्रोंकाइज में टूट जाते हैं। दीज ब्रोंकाइज आर कनेक्टेड विद लंग्स। ठीक, ये ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स एंड देन फाइनली एल्वलाई में टूट जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन वाली एयर आई ये आती 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 एल्वलाई में आई है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि यहाँ पर इस एल्वलाई को, इस वाली एल्वलाई को मैंने यहाँ पर जूम करके बना लिया है। इस एल्वलाई के पास क्या आई? ऑक्सीजन रिच एयर, है ना भाई? ऑक्सीजन रिच एयर आई। ये ऑक्सीजन चुपचाप ये ब्लड वेसल्स में बैठ लेगी और निकल लेगी। ये ब्लड वेसल्स में बैठ लेगी और ब्लड इसको कहाँ पहुँचा देगा? हर एक सेल के पास। ब्लड इसको सेल्स के पास पहुँचाएगा। सेल में पहले से खाना है, ऑक्सीजन सेल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी भाई? अब तो याद हो जाना चाहिए। ये फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी को ज़रूरत नहीं है। वापस से ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में बैठ जाएगी। ब्लड से वापस ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स से एल्वलाई में। देखो यहाँ पर इस वाली एल्वलाई से बाहर ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते होते फैरिंग्स, फैरिंग्स से होते होते नेजल कैविटी से यानी कि नॉन्स्ट्रल्स से आउट, एयर बाहर, एयर आउट। ये मैकेनिज्म होता है तुम्हारा रेस्पिरेशन का। इस तरह से रेस्पिरेशन तुम्हारी बॉडी में होते हैं। एक फैक्ट बताऊं, अगर अमीबा की तरह डिफ्यूजन होने लगता है ना हमारी बॉडी में, जैसे अमीबा की बॉडी में एक सेल होता है और
बाहर से हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके अमीबा की बॉडी में आ जाती है। अगर उस तरह से हमारी बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा होता ना, तो हमारे लंग्स से टोज तक ऑक्सीजन को मूव करने के लिए 3 साल लगते हैं, है ना स्ट्रेंज। और हमारे ब्लड की वजह से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, चलो हमें ये बात समझ आ चुकी है, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है वो सब हमें समझ आ चुका है। अब मैंने तुम्हें कहा था कि ट्रैकिया के ऊपर ना कुछ इस प्रकार के रिंग्स होते हैं, क्यों होते हैं? देखो इसको ध्यान से समझेंगे हम। ट्रैकिया के ऊपर ये जो रिंग्स होते हैं ये कार्टिलेज के बने होते हैं। दीज रिंग्स आर मेड फ्रॉम कार्टिलेज। ये इसलिए होते हैं ताकि अगर लंग्स से ऑक्सीजन बाहर निकले तो भी ये ऐसे कोलैप्स ना हो, ऐसे सिकुड़ ना जाए। अगर मान लो एक बलून है, ऐसे सिलेंड्रिकल बलून है और उसमें मैंने चूड़ियाँ ऐसे लगा दी हैं, अगर वो बलून की सारी हवा में निकाल भी लूँगी तो भी वो चूड़ियों की वजह से जो है बलून कोलैप्स नहीं करेगा। वरना अगर जिस बलून में रिंग्स नहीं होते, मैंने उसमें फूंक मारा, अगर फूंक मारना छोड़ दिया, अगर उसकी हवा बाहर निकल गई तो बलून कैसे कोलैप्स हो जाता है। सिमिलरली तुम्हारा ट्रैकिया ना कोलैप्स हो जाए, इस वजह से इसके ऊपर रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे लंग्स के नीचे ऐसा मस्कुलर सा चीज़ होता है, मस्कुलर सा स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज डायाफ्राम। डायाफ्राम अभी हम देखेंगे डायफ्राम क्या होता है, क्या काम करता है। इतनी मैकेनिज्म आई होप हम सभी को समझ आ चुकी है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात तुम्हें मैं छोटी सी बता दूं, 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि लंग्स के ऊपर ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है। तो लंग्स के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन होती है दिस इज नोन एज प्ल्यूरा। प्ल्यूरा देखो हमारी बॉडी जो है अंदर से खाली सिलेंडर की तरह है। हमारी बॉडी अंदर से खाली सिलेंडर की तरह है जिसमें कि हमारे ऑर्गन्स तैर रहे होते हैं। तो ये जो हमारी चेस्ट कैविटी है या फिर थोरैसिक कैविटी, ये जो जिसमें लंग्स पड़े रहते हैं, दैट कैविटी इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में फ्लूइड भरा रहता है और इस फ्लूइड में ही लंग्स तैर रहे होते हैं एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज प्ल्यूरल फ्लूइड। 1 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे। लंग्स के आसपास ये जो फ्लूइड होता है दिस इज नोन एज प्ल्यूरल फ्लूइड और लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज प्ल्यूरा। ठीक है, और लंग्स के जस्ट नीचे एक मस्कुलर सा ऑर्गन होता है विच इज नोन एज डायाफ्राम। देखो हमने मैकेनिज्म तो देख लिया कि ऑक्सीजन ऐसे एंटर करती है, ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर कैसे और क्यों करती है? इतना तो समझ आ गया कि नोज से आती है, पर ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन दौड़ी चली आती है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक, इसको हम रब कर देते हैं। चलो हम देखेंगे कि हमारे लंग्स किस प्रकार से काम करते हैं, ऐसा क्या होता है हमारे लंग्स के अंदर जो ये कहानी होती है, ऑक्सीजन क्यों दौड़ी चली आती है भाई हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो देखो फिर से हम उसी आदमी को बनाते हैं। कुछ ऐसा दिखता था ये आदमी, कुछ ऐसा। अब हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, अब हम सीधा मैकेनिज्म की बात करेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करने में क्या जाता है। देखो यहाँ पर क्या थे, नॉन्स्ट्रिल्स, दिस वॉज नेजल कैविटी, नोज के ऊपर वाली खाली स्पेस, दिस वॉज माउथ के ऊपर वाली खाली स्पेस विच इज़ बक्कल कैविटी। ये दोनों कनेक्ट हो रहे थे, और उसको हम क्या कह रहे थे, फैरिंग्स। ये फैरिंग्स आगे जाके फूड पाइप और विंड पाइप में टूट जाता है। यहाँ पर होता है एक लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। आगे होता है ट्रैकिया जिसमें रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के। ये ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में टूट जाता है। ब्रोंकाई से अटैच्ड होते हैं हमारे लंग्स, है ना। ये ब्रोंकाई और फर्दर टूट जाते हैं और बलून लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वोलाई में एंड हो जाते हैं। एल्वोलाई पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इसकी बातें हमें नहीं करनी, ये जस्ट हम रिवाइज कर रहे थे। अब इस लंग्स के नीचे यहाँ पर एक डायाफ्राम नाम का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। डायाफ्राम नाम का कोई मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से समझेंगे हम क्या होता है। देखो
जब तुम इनहेलेशन करते हो, जैसे ही तुमने सांस अंदर ली तो तुम्हारी चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करती है। करके देखो, इनहेलेशन लो, इनहेलेशन करो। व्हाट हैपेंस इज योर चेस्ट मूव्स आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, राइट। तो क्यों होता है ये जो तुम्हारे लंग्स है ना, दे आर प्रोटेक्टेड इन अ केज लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रिब केज। तुम्हारे लंग्स के आसपास ऐसे रिब्स प्रेजेंट है। रिब केज में तुम्हारा लंग्स ऐसे जकड़ा हुआ है, बहुत सारी रिब्स प्रेजेंट है ताकि तुम्हारे लंग्स इतने डेलिकेट ऑर्गन है, इनका कुछ नुकसान ना हो जाए। तुम्हारे लंग्स के आसपास एक पूरा रिब केज होता है, एक केज जैसा स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे लंग्स को कवर किए हुए हैं। इस रिब केज के बीच में, इस रिब केज में दो रिब्स के बीच में काफ़ी सारे मसल्स होते हैं, ठीक, काफ़ी सारे मसल्स होते हैं। तो जैसे ही तुम सांस अंदर लेते हो, जैसे ही तुम सांस अंदर लेते हो, ये रिबकेज वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। जब ये रिबकेज वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायाफ्राम नीचे जाता है। तो क्या होता है कुछ इस प्रकार से, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर था, इसको मैं सेम यहाँ पर बना रही हूँ। जैसे मान लो ये एक लंग है, तुमने ऑक्सीजन अंदर लेनी है, ये डायाफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक, और ये तुम्हारे रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। ये जो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव हुआ तो इतनी यहाँ से और इतनी यहाँ से लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई ना, लंग्स की वॉल्यूम बड़ी हो गई। अब लंग्स बड़े हो गए, अब तुम्हारी सांस अंदर आराम से आ सकती है। अब तुम्हारी सांस अंदर आराम से बहुत सारी एयर अंदर आ सकती है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया। देखो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, अंदर कुछ ना कुछ एयर के पार्टिकल्स रहे होंगे। जब यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स उतने ही हैं पर वॉल्यूम बढ़ गया है तो यहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो गया है ना, एयर का प्रेशर डिक्रीज हो गया है। ऐसा ही तो होता है। अगर मान लो कोई रूम है, उसमें बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं और हमने उस रूम को बड़ा कर दिया तो सबको फ्री स्पेस मिल गया ना, प्रेशर कम हो गया। तो क्या होता है, जैसे ही डायाफ्राम नीचे के डायरेक्शन में मूव करता है और हमारे रिब केज वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ जाती है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। जब एयर प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर से हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी कि लंग्स में इस प्रकार से एयर आ जाती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। फिर से समझ लो, जैसे ही तुम इनहेलेशन करते हो, डायाफ्राम नीचे की तरफ और तुम्हारे रिब केज वाले मसल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, थोड़े कंट्रैक्ट होते हैं। जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ जाती है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर जो हवा है उसका हाई प्रेशर है, तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और तुम्हारे लंग्स में एयर एंटर कर जाती है। ठीक है, जब तुम्हारे लंग्स में एयर एंटर कर गई, ये तो आ गई, अब बाहर कैसे जाएगी, ये डायाफ्राम वापस से रिलैक्स हो जाएगा अपनी ही पोजीशन में। ठीक है, डायाफ्राम रिलैक्स हो गया और जो मसल्स थे रिब्स वाले मसल्स वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। पहले इसकी वॉल्यूम काफ़ी बड़ी थी, है ना, अंदर एयर नहीं था, अभी अंदर एयर है और हमने लंग्स को छोटा कर दिया। डायाफ्राम और रिब केज वाले मसल्स रिलैक्स हो गए, ये छोटे हो गए। जब ये छोटा हो गया लंग, तो क्या हुआ, एयर का प्रेशर बढ़ गया। अंदर एयर काफ़ी सारी है, लंग्स की वॉल्यूम हमने छोटी कर दी तो एयर का प्रेशर बढ़ गया। अब क्या करेगा, एयर हाई प्रेशर से, अंदर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी और दिस एयर विल गो आउट ऑफ लंग्स। इस प्रकार से तुम्हारी बॉडी में एयर का मूवमेंट होता है। लंग्स के अंदर इसलिए एयर जाती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और इसलिए बाहर जाती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इतनी बात हमें समझ आई हमको ये बात? दोबारा से रिवाइज कर लें एक बार। देखो क्या होता है, तुम्हारे नॉन्स्ट्रिल्स से होते होते, नेज़ल कैविटी से होते होते, फैरिंक्स से होते होते, फिर ट्रैकिया से होते होते, है ना, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स से होते होते एल्वली तक ऑक्सीजन जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये लंग्स में, यानी कि एल्वली लंग्स में यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर आती क्यों है? एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। अंदर जैसे ही तुम इनहेलेशन करते हो, तुम्हारे लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही साइज इंक्रीज हो जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, तो बाहर से हवा लोअर प्रेशर की तरफ, हायर प्रेशर से
लोअर प्रेशर की तरफ मूव करने लग जाती है। तो हमारे एल्वली में आ गई ऑक्सीजन इस प्रकार से। एल्वली बहुत सारे ब्लड वेसल से अटैच है। एल्वली में ऑक्सीजन आ गई तो ये ब्लड में बैठकर हर एक सेल तक जाएगी। हर एक सेल में क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन में बर्न होकर ATP बनाएगा, साथ में वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा से सेल मतलब निकाल देगा, ब्लड में बैठेगी, ब्लड में बैठकर कहाँ जाएगी, एल्वली के पास। और अब बाहर क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कर रहे हो तुम, डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिब के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, इसकी वॉल्यूम छोटी हो जाएगी। जब वॉल्यूम छोटी है तो ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है, एयर का प्रेशर बढ़ गया। तो इस प्रकार से एयर के प्रेशर की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। जब यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तुम्हारी जो एयर है वो मूव करने लगेगी और इसलिए तुम्हारी बॉडी से एयर बाहर निकल जाएगी। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मैकेनिज्म होता है तुम्हारी बॉडी में रेस्पिरेशन का। ये सारी बातें हमने कर ली हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, और रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट्स में रेस्पिरेशन, एनिमल्स में रेस्पिरेशन, और फाइनली हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कवर कर लिया है। इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है। यहाँ पर एक और छोटी सी बात हमें करनी थी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो धरती पे ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में ये जो एयर वाली ऑक्सीजन है ये एंटर करती है। और फिश की बॉडी में या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है जो भी पानी में रहते हैं, उनकी बॉडी में पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो उनकी बॉडी में एंटर करती है। उनके पास ये क्षमता है कि पानी में अगर ऑक्सीजन घुली होगी तो उस पानी से वो ऑक्सीजन को आराम से इनटेक कर पाएंगे। इसलिए मछली को अगर तुम यहाँ पर ला दो ज़मीन पे, वो नहीं सर्वाइव कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस तरह से है। उसके पास गिल्स हैं, उसके पास ये क्षमता है कि पानी में ऑक्सीजन जो घुली है उसको वो डिराइव कर पाए। हवा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर उसकी बॉडी के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाए, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और पानी में जो ऑक्सीजन होती है डिजॉल्व्ड, वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इस वजह से फिश का ब्रीदिंग रेट, यानी कि उनका सांस लेना हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत ज़्यादा जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है एज़ कम्पेयर टू एयर। पानी में ऑक्सीजन की कमी है, तो फटाफट वो सांस लेते रहते हैं ताकि उनकी बॉडी में वाटर आए, इवेंचुअली उनकी बॉडी में ऑक्सीजन आए जल्दी और उनके सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। हमारे पास एयर में भरपूर ऑक्सीजन है, आराम से हमारा ब्रीदिंग रेट है 1 मिनट में 15 से 18 बार हम लोग आराम से सांस लेते हैं। पर फिशेस में और एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये कुछ बातें थी जो हमें डिस्कस करनी थी, जो रह गई थी। तो इसके साथ हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा अभी तक, अगर आपने ध्यान से क्लासेस में बातें सुनी है तो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब हम इसके थर्ड टॉपिक पे पहुंच जाएंगे अगली क्लास में, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।